हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का सोशल साइंस का एक सेशन यानी एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है और इनमें से ये अगर क्वेश्चन पेपर आप पूरा कर लोगे तो इनमें से अगर आपका सोशल एग्ज़ाम्स का पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में कॉमन पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये यहाँ पे इस तरह से ऊपर सारा है। हाँ, और इसके नीचे मैंने पीडीएफ आंसर्स के बना के, जैसे कि देखो ये सारे क्वेश्चंस, व्हाट वेयर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा, व्हाट वेयर द क्वेश्चंस दैट उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस, ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। और 2 केस स्टडीज़ है और मैप्स भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 34 क्वेश्चंस है इसमें, और इन सब के आंसर्स का पीडीएफ मैंने नीचे बना दिया है ताकि आप लोग को लिखने में, या फिर पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप पीडीएफ से सीधा लर्न कर ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के सारा पीडीएफ है। हम लोग इन सब को एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रीज जोन लाइज नियर। फ्रीज जोन कहाँ होता है? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ये मैप यहाँ पे लगा के रखा था। देखो, फ्रीज जोन कहाँ होता है? फ्रीज जोन हीट जोन्स पोल्स पे होता है। ठीक है, तो ये आपका, ये पिक्चर थोड़ा ख़राब हो गया, ये आपका ग्लोब है। ग्लोब में ये जो पार्ट, ग्लोब में क्या होता है, इतना जो पार्ट होता है ना, इक्वेटर से लेके यहाँ तक, इक्वेटर से लेके यहाँ तक जो पार्ट होता है ना, ये इसको कहते हैं हम लोग टोरिड जोन। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद इसके ऊपर जो ये दोनों पार्ट होते हैं ना, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन्स। ठीक है, और फ्रीज जोन किसको कहते हैं? एकदम ऊपर में जो यहाँ पे और यहाँ पे जो है ना, इन दोनों को हम लोग फ्रीज जोन्स कहते हैं। तो ये दोनों कहाँ पे है? पोल्स पे है ना, एकदम ऊपर और नीचे ग्लोब के पोल्स पे है, तो इसलिए फ्रीज जोन्स लाइज नियर पोल्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऊपर देखते हैं। बाकी हम लोग उसका एमसीक्यूज हम लोग ऊपर ही देख लेंगे, और नीचे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पीडीएफ में दिखाऊंगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ नॉन एज। सॉलिड पोर्शन तो हमारे अर्थ का ऊपर जो ये सॉलिड पोर्शन है, जहाँ पे पत्थर सैंड ये सब होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेयर डू यू थिंक दिस पिक्चर इज़ टेकन फ्रॉम। ये पिक्चर कहाँ से लिया गया है? ये लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है ना, और ये कहाँ पे है? ये सारनाथ में, सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑन द अर्थ। सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है आपका एशिया, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया। हु रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। ठीक है, उनका और एक नाम क्या है? चाणक्य, उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज महादंडनायक। महादंडनायक कौन होते थे? महादंड वो लोग होते थे जो लोग की पनिशमेंट्स देते हैं। नाम में ही देखो, महादंडनायक, वो दंड देते हैं, मतलब पनिशमेंट देते हैं। तो इनमें से कौन होगा? इनका आंसर होगा वो एक जज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक आपका कुछ इमेज दिया हुआ है, उसमें इंडिया है, श्रीलंका है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक एरो मार्क होना चाहिए था। सपोज़ यहाँ पे एक एरो मार्क ऐसे होना चाहिए था। ये जो जगह है आप लोग जो देख रहे हो, ये जो जगह है इंडिया और श्रीलंका, जो इस तरह से पार्टीशन यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, इस जगह पे थोड़ा हल्का हल्का सा लैंड होता है। तो इस जगह को क्या कहते हैं? आप बस इतना याद रखो कि इस जगह को ना पार्क स्ट्रेट कहते हैं, पार्क स्ट्रेट। देखो इसका आंसर देखो, ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पार्क स्ट्रेट। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका को ये जो जगह है ना, दिस एरो, पूरा पढ़ लेते हैं फिर से। दिस एरो अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर है जो कि कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशन से, और जिसका नाम है पार्क स्ट्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कुछ ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, सिकल है, एस है, त्वंग है, दथी, ये सारे आयरन के टूल्स है। तो इनमें से कौन सा एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था? तो एग्रीकल्चर के लिए पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था आपका सिकल। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको आंसर नंबर 8 देके सिकल लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हु रजिस्टर्स एफआईआर। एफआईआर कौन रजिस्टर करता है? तो ये होगा आपका पुलिस स्टेशन। द मेयर इज़ इलेक्टेड फॉर। मेयर 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर लर्न कर लेना। फिर बच्चू मान जी क्या था? वो क्या मतलब वर्क्स एज वो कैसे काम कर, वो क्या काम करता था? वो एक रिक्शा पुलर था। ठीक है, साइकिल रिक्शा पुलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आपका मैप दिया हुआ है और देखो यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं हमारे इंडिया के साथ। कैसे देखो, जैसे कि ये इंडिया है ना, तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका बांग्लादेश है ना, ये हो गया भूटान, ये हो गया नेपाल, ये हो गया आपका पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान, इस तरह से यहाँ पे हो गया श्रीलंका, इधर हो गया है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो पूछा है कि ए जो है यहाँ पे ये क्या है, तो ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं। ऑप्शंस में दिया हुआ है आपका देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज। ऑप्शंस में पाकिस्तान है ना, तो ये होगा आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द ओशन का नाम लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके थ्रू आपको एक ओशन का नाम लिखना है, पता करना है। ये ओशन जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, तो आप याद रखना कि फर्स्ट लार्जेस्ट ओशन है आपका पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन है ना, वो आपका फर्स्ट लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। और सेकंड जो हो गया ना, वो होता है अटलांटिक ओशन। और इसमें पूछा है कि अच्छा ये पूरा पढ़ लेते हैं। द कोस्ट लाइन ऑफ द हाईली इंटेंडेड, इसका जो पार्ट है ना इंटेंडेड है, बहुत उधर खापड़ है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होता है, तट होता है ना, सागर का तट जो होता है ना, वो बहुत उधर खापड़ है, जिग जैग लाइन्स में है मतलब। दिस इरेगुलर एंड इंटीरियर कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन। और यहाँ पे बहुत सारे बहुत शिप्स का हार्बर्स है, मतलब वहाँ पे शिप्स से बहुत सामान ले जाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, पोर्ट्स है मतलब वहाँ पे। और ये कमर्शियल से के हिसाब से बहुत बिजीएस्ट ओशन है, ठीक है। तो कौन सा होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे इमेज रखा था, देखने दो। ये रहा, और ये एस शेप का होता है, एस शेप का होता है, ठीक है। देखो ये वाला, ये है अटलांटिक ओशन, और ये एस शेप का भी है ना, इसलिए आंसर नंबर 13 होगा आपका अटलांटिक ओशन। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि उधर आपका ये सारे थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू नहीं है। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, डिस्क्राइब ब्रीफली। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 1/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। हमारा अर्थ का ना 1/3 मतलब 1/3 भाग तो पानी से ही कवर है, तो हम लोग जब भी अर्थ को ऊपर से देखते हैं ना, तो ब्लू नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोस्फीयर, व्हाई इज बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोस्फीयर क्या होता है? द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड, वाटर, एयर, इन सबको जो भी कांटेक्ट करके रखता है ना, इस जोन को बायोस्फीयर कहते हैं। इन सबको मतलब एक साथ बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और फिर बायोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? क्योंकि बायोस्फीयर में ही तो लैंड, वाटर और एयर है। ये सब नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए बायोस्फीयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द ड्यूटीज़ असाइन टू यू इफ़ यू बिकम अ पटवारी। अगर आप एक पटवारी बन जाओगे तो आपका ड्यूटीज़ क्या होंगे? पटवारी तो आपको मतलब इस क्वेश्चन में लिखते हैं कि पटवारी के क्या ड्यूटीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ड्यूटीज़ लिखा है मैंने। पटवारी मेंटेन्स और अपडेट्स, वो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, ठीक है। और पटवारी कलेक्ट्स द लैंड रेवेन्यूज़ फ्रॉम द फार्मर्स, से वो लैंड रेवेन्यूज़ कलेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक गवर्नमेंट अफेक्ट्स। गवर्नमेंट हमारे डे टू डे लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है? 2 पूछा था मैंने, यहाँ पे कुछ और 4 लिख दिया, इनमें से आप कोई भी 2 लिख देना। इट टेक्स एक्शन ऑन सोशल इश्यूज़ पे, अगर समाज में कुछ भी होता है इस पर वो एक्शन लेता है। इट प्रोटेक्ट्स हमारा स्टेट बाउंड्री, हमारा इंडिया के बाउंड्री को प्रोटेक्ट करता है। स्कूल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, ये भी लिख सकते हो। रास्ते बनाते हैं, ये भी लिख सकते हो, है कि नहीं? कुछ भी लिख सकते हो आप इस आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच करेक्टली, मैच द फॉलोइंग है, कुछ बुक्स के नाम है और उनके कुछ ऑथर्स के नाम है, ये तो आपको बस लर्न कर लेना होगा। महाभारत किसने लिखा था? व्यासन ने लिखा था। रामायण वाल्मीकि ने लिखा था। मेघदत्त कालिदास ने लिखा था। शिलापद्दीकरण इलांगो ने लिखा था। और मणिमेकलाई सतनार ने लिखा था, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैचिंग बस इसमें क्योंकि एक ही दिया हुआ है, तो ये मैचिंग तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, लिस्ट एनी फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। कोई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ तो जानते ही हो, ठीक है। नॉन फार्मिंग के अलावा कलपत्तू के विलेज के लोग क्या करते थे? वो लोग और क्या क्या काम करते थे? देखो, वो लोग करते थे, बास्केट्स बनाते थे, यूटेंसिल्स बनाते थे, पॉट्स, ब्रिक्स, ये सारे बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर का कंपोजिशन क्या है, मतलब एयर किन किन गैसेस से बना हुआ है? या फिर आप ये लिख सकते हो कि व्हाई डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। या फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि एयर जो है ना थिक ब्लैंकेट, एक मोटा सा ब्लैंकेट की तरह है हमारा हवा का, हमारे अर्थ के चारों ओर।
तो ये 2 क्वेश्चंस में से आप कोई भी एक लिख सकते हो। पहला वाला का आंसर इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये डिस्क्राइब करने बोला है 3 मार्क्स का है, इसलिए थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। द एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनली नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, विच मेक अप अबाउट, वो 99% हो जाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने के बाद, ऑफ क्लीन ड्राई एयर, और उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, एंड अदर गैसेस लाइक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेस, ये सारे मिलके 1% होते हैं। ठीक है, ये पूरा लिखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, थिन ब्लैंकेट की तरह एटमॉस्फेयर किस तरह से काम करता है, हम लोग क्यों कहते हैं एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर बिकॉज इट प्रोवाइड्स, क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है हमें क्या, विद द एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम लोग लेते हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है, एटमॉस्फेयर में होता है ना, एटमॉस्फेयर, और ये प्रोटेक्ट करता है सन्स के हार्मफुल रेज से, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये ना एक थिन ब्लैंकेट की तरह काम करता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मैप का 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति, भक्ति के मेन फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वेर अट्रैक्टेड टू भक्ति, ऑर्डिनरी पीपल भक्ति के तरफ लोग क्यों इतना आकर्षित हो रहे थे, क्यों बढ़ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले फीचर्स, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का होगा, तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको ज़रूर लिखने हैं। तो देखते हैं, देखो, इट इज़ अ पर्सनस डिवोशन टू हीज और हर चूज एंड ड्यूटी, तो इसमें कोई भी इंसान अपने भगवान को खुद से चूज़ कर सकता है। ठीक है, इसको कोई फोर्सफुली नहीं बता सकता आप इस भगवान को मानो। ठीक है, तो वो भक्ति में क्या है कि वो अपने भगवान को खुद से चूज़ कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ भक्ति इज़ प्रेजेंट इन भगवत गीता में भक्ति के बारे में बताया गया है, और ये भगवत गीता जो है ना हमारा पवित्र ग्रंथ है, हिंदूज़ का पवित्र ग्रंथ है। भक्ति एम्फसाइज डिवोशन टू गॉड और गॉडेसेस रेदर देन परफॉर्मेंस ऑफ, भक्ति जो है ना भगवान का पूजा आराधना में, गॉड या फिर गॉडेस दोनों को पूजा आराधना में एम्फसाइज मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो बलि सेक्रीफाइस करने को नहीं बताते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि ऑर्डिनरी पीपल भक्ति के तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे, इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे, द भक्ति मूवमेंट गेव फ्रीडम, भक्ति मूवमेंट इसलिए ये हो रहे थे क्योंकि भक्ति मूवमेंट लोगों को फ्रीडम दिया था अपने भगवान को चूज़ करने, कोई बाउंड नहीं था। ठीक है, किसको कौन पूजा करे ऐसा कोई बाउंड नहीं था। दे कुड वर्शिप एनी गॉड, किसी भगवान को पूजा कर सकते जिसका उनका मन करे। देयर वॉज नो नीड फॉर इलेबोरेट रिचुअल्स, कोई रिचुअल्स का ज़रूरत नहीं था, इलेबोरेट है ना, कोई मतलब ज़्यादा नियम नहीं था। द टेम्पल वॉज नो लॉन्गर द ओनली प्लेस टू वर्शिप, ईजियर रूल्स अट्रैक्टेड, भक्ति के ईजी रूल्स है ना, इसलिए लोग घर में ही पूजा कर सकते थे। नॉट ओनली टेम्पल, घर में भी जाके पूजा कर सकते, घर में भी अपना पूजा कर सकते थे। और नॉट ओनली टेम्पल मतलब कोई मस्जिद जा सकता है ना, जो जिसको मानता है वो इस तरह से जा सकते हैं, इसलिए कोई तो इस पर ये नहीं था। मोर ओवर भक्ति वॉज बियॉन्ड कास्ट एंड वर्ण बाउंड्रीज, भक्ति में कास्ट और वर्ण बाउंड्रीज से बहुत ही ऊपर था, तो इसलिए लोग इस पर अट्रैक्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब, मैप्स ग्लोब से ज़्यादा क्यों ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देखो, मैप हमें प्रोवाइड कराता है मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब, ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मैप में मिलता है। ठीक है, अ ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, ग्लोब तो यूज़फुल होता है जब हम लोग स्टडी को अर्थ को पूरा होल पढ़ना चाहे। ठीक है, पूरा कौन सा कंट्री किधर है, अगर हम लोग इस तरह से देखना चाहे तो ग्लोब हमारा हेल्पफुल होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ, मगर हम लोग अर्थ का कोई एक छोटा सा पार्ट को अगर स्टडी करना चाहे तो उसमें इतना डिटेल्स नहीं दिया रहता है, कंट्री या किसी स्टेट के बारे में ग्लोब में उतना डिटेल्स दिया नहीं रहता है। वो मैप में जब बहुत ज़्यादा डिटेल्स किसी भी स्टेट या कंट्री का दिया रहता है, इसीलिए मैप जो होता है ना वो ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, लिस्ट 3 वेज इन विच द वर्क ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ सिटी ड्वेलर, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वर्क्स होते हैं ना वो सिटी में रहने वाले लोगों को लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, तो वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं। इट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, कहीं अगर ख़राब हो गया तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग उसको ठीक करवाते हैं, स्कूल्स चलाते हैं, हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, डिस्पेंसरीज बनवाते हैं, और गार्बेज को इधर उधर ना फेंके, गार्बेज को प्रॉपरली जगह पे मेंटेन करके फेंकना, ये सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, what do you think the government can do to help farmers like Sekar when
यहाँ पे दे होना चाहिए, दे गेट इनटू डेप्थ। अगर आप क्या समझते हो, अगर गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करेंगे शेखर की जैसे मतलब फार्मर्स को, अगर उनका धार कर्जा अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर वो डेप्थ में फंस जाते हैं, तो गवर्नमेंट किस तरह से उनको हेल्प करेंगे, है ना। जब वो अगर पैसा लौटा नहीं पाते तो गवर्नमेंट उनको किस तरह से हेल्प करेंगे, ऐसे फार्मर्स को गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेंगे। देखो, गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं असिस्टेंस टू द फार्मर्स, लाइक उनको हेल्प कर सकते हैं किस तरह से, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ऐसा लोन देना जिनमें इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और लोन या फिर कम रेट में लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, कम, ठीक है। सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू हिम और सब्सिडाइज रेट, मतलब कम रेट में उनको सीड्स और ये सब भी प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है, कम रेट में, मतलब कम पैसों में उनको सीड्स और ये सब भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। देखो आंसर्स अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा था, एक बार मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो लिखेंगे व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द फेनोमेनन ऑफ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर नियर द अर्थ सरफेस। हमारा अर्थ सरफेस का जो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया। टेम्परेचर ग्रेजुअली जो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग का क्या होगा, कॉजेस देखो, कुछ मैन मेड कॉजेज होते हैं, कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं। मैन मेड में हो गया आपका डिफोरेस्टेशन, पेड़ को काटना, लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस निकलते हैं व्हीकल्स से, गाड़ियों से, इंडस्ट्रीज से, ओवर पॉपुलेशन हो जाने के कारण, है ना, ये सारे आपका जितना भी ओवर पॉपुलेशन होगा उतने ज़्यादा लाइट्स यूज़ होंगे, उतने ज़्यादा, है ना, रिसोर्सेज ख़त्म होंगे, तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। फिर सब नेचुरल कॉजेज़ क्या है ग्लोबल वार्मिंग का, फॉरेस्ट फायर्स, आग लग जाते हैं ना नेचुरली फॉरेस्ट में, वो और वॉल्केनोज, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के कुछ कॉजेज़ हैं। और इफ़ेक्ट्स भी 2 लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर राइज इन टेम्परेचर होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, स्प्रेड ऑफ डिसीजेज हो गए बहुत सारे, है ना, गर्मी बढ़ने से, और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट भी धीरे धीरे कम जाएंगे। तो इस तरह से कुछ लाइंस पे हम लोग शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्राम भोजका का क्या फंक्शन होता है। व्हाई डू यू थिंक ही वॉज सो पावरफुल, आप क्यों समझते हो कि वो इतना पावरफुल क्यों था। देखो, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम भोजका का फंक्शंस। देखो, ग्राम भोजका वॉज द लार्जेस्ट, उन लोग के पास सबसे ज़्यादा लैंड ओनर, उनके पास बहुत सारा ज़मीन होते थे। वो ही गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय स्लेव्स एंड हायर लेबर्स, इसमें हायर्ड होगा, ठीक है, HIRED होगा, हायर्ड लेबर्स, ठीक है, गलत हो गया यहाँ पे। तो वो लोग इस तरह से वो कुछ लेबर्स को अपने यहाँ पे हायर करते थे काम करवाने के लिए। ही ऑल्सो फंक्शन एज जज की तरह काम करते, पुलिसमैन की तरह भी कभी कभी काम करते थे। ही यूज टू कलेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे वो लोग ऑन बिहाफ ऑफ द किंग के तरफ से, ठीक है। और ये पावरफुल इसलिए था क्योंकि देखो, ही वॉज सो पावरफुल बिकॉज ही वॉज द लार्जेस्ट लैंड ओनर एंड हैड मनी एंड रिसोर्सेज, उसके पास पैसा और पावर था, ठीक है, इसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उस, ठीक है, ग्राम भोजका इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इन व्हाट वेज इज़ अ परमानेंट जॉब एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब। परमानेंट जॉब और रेगुलर जॉब सेम होते हैं और वो कैजुअल जॉब से कैसे अलग होते हैं डिस्कस करना है। देखो, परमानेंट जॉब में क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब होता है, आपका जॉब जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, जॉब सिक्योर होता है। और कैजुअल जॉब्स में जॉब सिक्योर होगा, कभी भी जो उसका मालिक होता है कभी भी निकाल दे सकता है ना, आपका जॉब छूट सकता है। इन परमानेंट जॉब क्या होता है, ये सैलरी जो होती है ना फिक्स होती है, कैजुअल जॉब में सैलरी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। इन परमानेंट जॉब वर्किंग टाइम जो होता है ना वो फिक्स होता है, और कैजुअल जॉब में वर्किंग टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इनमें से जितने मार्क्स हो गए आप उतना पॉइंट्स लिखना है, इसमें मैंने 5 पॉइंट्स लिखा था, ठीक है। इन परमानेंट जॉब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं, है ना, और एम्प्लॉयर्स को, और कैजुअल जॉब में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं होते हैं। इन परमानेंट जॉब उन लोग को बंद में भी, अगर ऑफिस आपका बंद है तब भी आपका छुट्टी मिलेगा, मगर कैजुअल जॉब्स में ऐसा नहीं होता है, बंद के दिन के छुट्टी के पैसे नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट आर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे और एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो इसका आंसर है व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा। महावीरा के मेन टीचिंग्स क्या थे, उन्होंने क्या सिखाया था। पीपल हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम। वो चाहते हैं कि जो अपना घर, मतलब जो सच्चाई को जानना चाहते हैं ना, उनको अपना घर छोड़ के ही अपना मतलब
ट्रुथ के रास्ते पे जानना मतलब जा सकते हैं, वो सीख सकते हैं। और क्या बताते हैं, ट्रुथ सीकर मस्ट फॉलो द रूल्स है, उनको अहिंसा का धर्म, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा। लीड अ सिंपल एंड प्योर लाइफ जीना होगा, ठीक है। ही टॉट नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना है, सिंपल लाइफ जीना है। ही लेड स्ट्रेस ऑन 3 ज्वेल्स ऑफ लाइफ नॉन एज त्रिरत्न और गुड कंडक्ट, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज। ये सारे उनके कुछ टीचिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन कर लेना या फिर आप PDF में सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर। उपनिषदिक थिंकर्स जो रहते हैं ना, वो किन क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते थे। द क्वेश्चंस विच उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर वे आर द फॉलोइंग। ये है, दे वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, वह जानना चाहते थे कि डेथ के बाद क्या होता है, उसके बाद कैसा लाइफ होता है। दे वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, वो चाहते थे कि ये जो सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे बिलीव दैट देयर वेयर समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, वो और वो जानते थे कि कुछ तो यूनिवर्स में कुछ परमानेंट है, कुछ तो ऐसा कुछ है कि मरने के बाद भी वो परमानेंट रहता है। दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा एंड इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द, वो उन चीज़ को क्या डिस्क्राइब किया, वो जो परमानेंट चीज़ है जो मरने के बाद भी रहता है, उन लोगों ने बताया कि वो क्या है, उसको आत्मा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस डू हिस्टोरियंस यूज टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड रूट के बारे में हिस्टोरियंस किस तरह के एविडेंसेस से उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता था। तो लिटरेचर्स लाइक संगम लिटरेचर से उनको पता चलता था, एंशियंट पुराने कॉइन्स से, उस समय के पॉट्स बाउल्स जब वो खोदते थे ना एक्सकेवेशंस के समय में, वो सब जो मिलता था उनको, उन सब से उनको पता चलता था। ब्रिक्स का स्ट्रक्चर से उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ये है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो, दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट अ मैथमेटिशियन थे, और वो एक क्या थे, वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने एक बुक भी लिखा था संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टियम, ठीक है। तो इसमें ही तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए, जैसे कि देखो, आर्यभट्ट वाज अ फेमस, वहाँ पे हमने पढ़ा ना, क्या थे वो, बोथ आर्यभट्ट क्या थे, बोथ फेमस एस्ट्रोनॉमर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ A and B। आर्यभट्ट भट्टियम वॉज रिटन इन, ये आपका संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, उन्होंने किस चीज़ के बारे में किया था, उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किया था इक्लिप्सिस के बारे में, ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स किस तरह से होता है, इन सब के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। हु आर द अदर मैथमेटिशियंस, जिनके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है, देखो, वराह मिहिरा, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य, इन सब के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। ये सब भी अदर दूसरे मैथमेटिशियंस थे अदर देन आर्यभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका केस बेस्ड ही है, ठीक है। देखो, इन विच हेमिस्फीयर डज इंडिया लाइज, इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में है, इंडिया जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। राइट द लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू द लैटिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, इंडिया लाइज बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 नॉर्थ में एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ में, एंड द लॉन्गिट्यूड में होगा आपका 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। ये नंबर्स आप अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ट्रॉपिक डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इनटू 2 पार्ट्स, हमारे इंडिया को कौन सा ट्रॉपिक डिवाइड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच टॉपिक डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इनटू 2 पार्ट्स, इसका होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद आपका आ गया कुछ मैप एक्टिविटी, ठीक है। मैप एक्टिविटी में देखो, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द लाइन मार्क्ड विथ ए, और फिर यहाँ पे एक मैप, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है यहाँ, तो फिर नेक्स्ट देखो, ऑन द सेम मैप आपको लोकेट करना है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो बे ऑफ बंगाल में है। अच्छा, पहले देख लेते हैं, यहाँ पे तो मार्क ए तो मैंने किया नहीं था, आपको ऐसे दिखा देते हो, आपको जो पॉलिटिकल मैप मिलेगा ना ऐसा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन दिया रहेगा इस तरह से, ये लाइन ऐसे दिया रहेगा, तो ये जो है ना यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये है, ये जो लाइन दिया है ना यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 82 डिग्री 5, हाँ, उसके बाद आप लिखना ईस्ट,
ठीक है। ये क्या है मैं आपको अच्छे से नीचे लिख दी हूँ। 82.5 डिग्री इस जो है ना ये स्टैंडर्ड टाइम है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड है ये, लॉन्गिट्यूड का मेजरमेंट है ना। और ये यहाँ इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से लिया जाता है, ठीक है। और IST इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना इज़ बेस्ड ऑन दिस लॉन्गिट्यूड, इस लॉन्गिट्यूड पे बेस करता है। और ये जो है ना ये जो लाइन है ना वो पास करता है मिर्ज़ापुर से, जो कि इलाहाबाद के पास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है। इसी मैप में आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल किधर होता है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है ना, इस साइड बे ऑफ बंगाल है ना। और इधर हमारा अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड्स है, बे ऑफ बंगाल में हमारा आ जाएगा इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, रुको। द स्टेट इन विच यू लिव, उसका प्रयागराज कहाँ पे है, देखो यहाँ पे आपका प्रयागराज है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था। इस पॉइंट मैंने करके रखा हुआ ऑलरेडी। इस पॉइंट पे प्रयागराज है, ठीक है। पहले इसको इलाहाबाद कहते थे जो कि यूपी में है। और एक आपका दूसरा दिखाने दिया पाटलिपुत्र, वो है आपका यहाँ पे। पाटलिपुत्र को पहले मतलब ये बिहार में है, और इस जगह को पहले पाटलिपुत्र को पटना कहा जाता है, नहीं अभी पटना कहा जाता है, पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, ठीक है। और इसमें और एक क्वेश्चन था आपका कि आप जिस स्टेट में रहते हो उसको आप दिखाओ यहाँ पे, द स्टेट इन विच यू लिव इन। ये तो आप जिस स्टेट के आप हो आप खुद से उसको दिखा देना, ठीक है। आप जिस स्टेट में रहते हो इस मैप में दिखा देना। ये जो ट्रॉपिक ऑफ लाइन यहाँ पे दिया हुआ था ना, इसको आप अच्छे से ये जो दिया हुआ था ना, इसमें मैंने आपको आंसर्स में लिख दिया। आपको क्या लिखना है, आपको इस लाइन पे यही लिखना है कि 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखना है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, यहाँ से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को मेजर किया जाता है, ठीक है। इतना लिखने से हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चंस जो है ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन कर लेने से आपका एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चंस तो कॉमन ज़रूर पड़ेंगे, ठीक है। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके वहीं से आप आंसर्स पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़्यादातर बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है कि मिलता नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जहाँ पे आपका मोर लिखा रहता है ना, आप उसको क्लिक करो तो फुल डिस्क्रिप्शन आपका वहाँ पे आ जाएगा। फिर वहाँ पे लिंक दिया रहता है, आप उसको क्लिक करोगे, थोड़ा वेट करोगे तो वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होने से आप कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।